ज़माने में बड़ा पर्म का फैशन था, फिर हेयर स्ट्रेटनिंग आई, बिल्कुल वो जापानी स्टाइल, आपके बाल सीधे होने चाहिए। तो ये तो वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स बदलते रहते हैं एंड अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स मेक अ कम बैक एज वेल। क्योंकि ये टाइम है बहुत ज़्यादा दावतों का, बहुत ज़्यादा फैमिली गैदरिंग्स का, वेडिंग सीजन भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी सी बात की जाए और इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए कि क्या आपकी जो पर्सनालिटी एक्सप्रेशन है और आप इसको अपने बालों के रंग के ज़रिए, अपने ग्रूमिंग के ज़रिए एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो वो क्या ख़ास पर्सनालिटीज़ होती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टाइलिस्ट एंड एक्सपर्ट इन द सेम डोमेन तलत शान साहिबा। शी हैज़ बिन रिलेटेड टू द सेम फील्ड फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं और इनका बहुत ही इनकी ऑब्जर्वेशन भी लोगों के हवाले से बहुत है। तो इनसे जानेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेंडिंग दीज डेज। अस्सलाम वालेकुम तलत। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और हम क्योंकि कह रहे हैं जी वेडिंग सीजन है, बहुत सारे घरों में अभी ख़वातीन सोची कि मैं एक होता है ना फेवरेट तरीका अपने आप को डिफाइन करने का, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, मैं कुछ हटके लगना चाहती हूँ। Exactly. तो व्हाट इज़ ट्रेंडिंग दीज डेज? आजकल जो है ट्रेंड्स वो ज़्यादातर यही है कि आप अपने कपड़ों से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। अच्छा। चीज़ों को कपड़ों से ज़्यादा मैच करते हैं और ये कि एक ही होता है कि मुझे सबसे अलग लगना है और उसके लिए वो कंसल्टेशन के लिए भी हमारे पास आ जाते हैं और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम उनको कुछ ऐसा डिज़ाइन करके दें जो उनके ऊपर वो स्टैंड आउट करें, यानी आंखें सबसे पहले उन पे रुके। उनकी दिल की ख्वाहिश ये होती है। बड़ा लेमन सवाल लगता है, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर पूछूं। मुझे पर्सनली लो लाइट्स और हाई लाइट्स का फ़र्क कभी नहीं समझ में आता। आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें कि ये एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। अच्छा ठीक है, बड़ा आसान से इसका एक जवाब है कि जब आप लफ्ज़ हाई यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स प्रोमिनेंट। ओके। जब आप लो यूज़ कर रहे हैं इट जस्ट लाइक अ लैम्प। आपके लैंप में जब आपके पास कंट्रोल होता है, आप कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कमरे में रोशनी ज़्यादा हो, तो आप उसको हाई कर देती है। बिल्कुल। जब आप कहती हैं नहीं आई वांट अ लिटिल कि नज़र भी आए, चीज़ें नज़र भी आए और आंखों को चुभे भी ना, then you make it a light. Okay. So those are the low lights that gives you a blended look, a very beautiful but a blended look. I think that is the key question over here. अक्सर लोग इसको शेड्स में करने की कोशिश करते हैं कि जी ब्राउन है या कैरमल है तो फलानी चीज़ लो लाइट्स है, हाईलाइट्स है। ये आपके अपने कम्प्लेक्शन, आपके अपने हेयर टेक्सचर और आपके ओरिजिनल हेयर कलर पे भी डिपेंड करता है कि आपका बेस कलर क्या है, चाहे वो वर्जन हेयर हो या आपने कलर्ड किए हुए हों। अगर तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट, यानी यू वॉक इनटू द रूम और सब लोग सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं, दोज आर डेफिनेटली हाईलाइट्स। और अगर आपने उसको ब्लेंडेड रखा है या जिसको हम कहते हैं आसानी से आम फहम बनाने के लिए कि जब सिर्फ लाइट में या सूरज में या डे लाइट में नजर आ रहा है, that's the low light version. Yes. लेकिन sometimes the bold and the brazen is your personality and you want to wear it out. हमारे साथ एक ऐसे ही मेरी दोस्त मौजूद हैं who is a very prominent social activist. She's a lawyer, she's an internet activist as well, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उनको बहुत सारे इंटरनेशनल एक्कलेड से नवाजा भी गया है। मेरे साथ मौजूद हैं निगत दाद। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम अस्सलाम। निगत, यूजुअली हम आपको तकलीफ देते हैं प्रिवेसी रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर या भी कोई इस तरह के संगीन और ज़रा मुश्किल वाले सब्जेक्ट्स पे, लेकिन आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह आपसे ज़रा लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेसन की जाए। आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपके बाल और आपकी लुक एक सिग्नेचर लुक है, यू नो, एंड समटाइम्स यू हैव ऑल्सो फेस्ड अ बैकलैश ऑन इट। मैं अक्सर बड़े इंजॉय करती हूँ आपके कॉमेंट्स जो सोशल मीडिया पे होते हैं। तो प्लीज़ टेल मी कि ये जो फैशन कलर स्ट्रीक्स आपने रखी हुई है, इसकी इंस्पिरेशन क्या है? शुक्रिया बहुत बहुत सिद्रा। वैसे मुझसे आज तक कभी किसी ने इस तरह का सवाल नहीं पूछा किसी प्रोग्राम पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा मेरे काम के हवाले से बात की जाती है, लेकिन ये जिस तरह के फैशन कलर्स मैं अपने बालों पे इस्तेमाल करती हूँ, बेसिकली ये मेरी पर्सनालिटी को शो करते हैं। और मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, ना सिर्फ ये कि अपनी बातों में बल्कि ऑल्सो अपनी जो मेरी लुक है उसमें। तो एक तो रीज़न ये था कि जब मैंने कभी मेरे बाल जो हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं तो कभी उसमें वो रेनबो कलर्स नज़र आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे ये शुरू मैंने इस वजह से किया था कि मुझे लगता था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हम अपने माशरे में नहीं कर पाते सिर्फ इस वजह से कि आप खातून हैं, और जब आप वो करेंगी तो शायद पता नहीं लोग आपके बारे में क्या बात करें। नाउ वी आर टॉकिंग एज फ्रेंड्स। शीरी मजारी साहिबा हु इज नाउ द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो भी इस तरह के बोल्ड फैशन कलर्स को कैरी करती हैं। और यू नो मुझे अजीब सा लगता है कि पढ़े लिखे समझदार लोग जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं
यू नो सिटिंग इन द पार्लियामेंट, उनकी तरफ से भी बैकलैश आता है एंड शी इज़ अ हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड पर्सन। ये जो माशरे का रवैया है, इस पे आप क्या कहेंगी? सिद्रा, मैं माशरे का जो ये रवैया है, मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि जब भी, अगर आप हिस्ट्री हमारी उठा के देख लें, तो जब भी खवातीन ने ऐसी चीजें की हैं जो कि स्टीरियोटाइप को चैलेंज करती हैं, जो कल्चरल नॉर्म्स जो हमारे सेट हुए हैं, एक सर्टन जेंडर रोल्स में हमें डाला हुआ है, जब आप उसको चैलेंज करते हैं तो ऑफ कोर्स उसका बैकलैश तो आता है। तो मैं हमेशा इसको इस तरीके से देखती हूँ कि आप मिसाल के तौर पे कलर्स की ही बात है कि आपके बालों में डिफरेंट कलर्स हैं, तो लोग उसको देखेंगे कि अच्छा ये पता नहीं, शायद ये सीरियस औरत नहीं है, या ये प्रोफेशनल नहीं है, या ये पता नहीं, यू नो, लाइक डिफरेंट कमेंट्स देंगे। आई थिंक शीरी जो है, मेरी शीरी से अभी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा शीरी आप अब कुछ और कलर भी ट्राई करें। तो शी वाज लाइक नहीं, आई वांट टू यूज लाइक रियली विजिबल कलर्स, so which actually shows कि you know she wants to you know like show कि मैं I'm doing it and I'm very proud of this. Right. Backlash हमेशा आता है सिद्रा जब भी आप कोई हट के चीज करते हैं, and I think that's fine because किसी न किसी ने तो साथ लेना है। बिल्कुल। निगत, एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगी, सिंस हम कलर्स ही की बात कर रहे हैं, यंग लड़कियों को भी हमने रंगों की कॉनिटेशन भी कई दफ़ा नेगेटिव कर दी है। यानी आप किसी यंग लड़की को कहते हैं लाल ना पहनना, लाल को भी बचा के रखो, जब तुम्हारी शादी होगी तब इस्तेमाल करना, जोड़ा भी लाल उसी वक्त पहनना, लिपस्टिक भी लाल अगर लगाओगी तो बड़ी बड़ी लगोगी। व्हाई डू वी यू नो फीड यंग गर्ल्स विद ऑल दिस नेगेटिविटी? क्योंकि अब सीधा बात वहीं पे आ जाती है कि मतलब शुरू से ही, अब देखें सिर्फ लाल रंग की बात नहीं है, अब ये भी है रंग गोरा होना चाहिए, धूप में ना निकलो, खराब हो जाएगा, शादी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल में ये सारे जो हमने माशरे में जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है खूबसूरती का, ये सारी चीजें उसी की ही अक्कासी करती हैं। बिल्कुल। अच्छा निगत, हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ क्योंकि तलत भी मौजूद है, उनका भी मैं इस पे फीडबैक लेना चाहूंगी। तलत, ये जो सारी माशरे की रिवायत है, हम सब इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, आप तो बहुत ही सुनती होंगी इन द चोजन फील्ड दैट यू हैव, और लोग बल्कि हाईलाइट्स, लोलाइट्स, हेयर कलर कराते हुए मैं इसमें ज्यादा गोरी लगनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाउ डू यू काउंटर दैट? एग्जैक्टली, मेरे पास जो आती हैं वो एक्सट्रीम, कभी कभी दो तरह के क्लाइंट आती हैं। एक आती है उनका कॉम्प्लेक्शन उस कलर के लिए कॉम्प्लीमेंट करते ही नहीं है जिसकी वो फरमाइश लेकर आती हैं। 10 कलर है और उसमें वो कहती है मेरी ऐसी स्ट्रीक करे कि मैं बिल्कुल गोल्डन लगूं। तो वो मुझे एक हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहती हूँ उनको समझाना। और एक ऐसी आती है जो इतनी फेयर, इतनी ब्यूटीफुल सब कुछ होती है और मुझे पता है इन पे क्या सूट करेगा, लेकिन उससे वो बिल्कुल बरखिलाफ कोई फरमाइश कर रही होती है। लेकिन एज अ कंसल्टेंट भी मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी क्लाइंट की ज़रूर सुनती हूँ कि वो क्या चाहती हैं मुझसे, और लेकिन मैं उनको एडवाइस भी करती हूँ कि अगर आप एक एक्सपर्ट के पास आई हैं तो आप थोड़ा सा हमारा मशवरा भी सुन लीजिए, और वो उनके लिए फिर फ़ायदेमंद रहता है। और वो उसके बाद कहती है आपने तो हमें बदल कर ही रख दिया। इट इज़ सच अ डेलिकेट बैलेंस, बिकॉज अब क्योंकि कंज्यूमर्स और कस्टमर्स बड़े अवेयर हो गए तो वो तस्वीरें, रेफरेंसेस बाकायदा लेके आते हैं। और लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है निगत, ये मैं आपकी तरफ करना चाहूँगी। एक तो माशरे का रवैया है ना, और आपने जैसे कहा कि बैकलैश फैमिली की तरफ से भी आता है। एक ख़ास किस्म का क्लाइंट हम देखते हैं जो पार्लर्स में पहुंचता है, सैलून्स में पहुंचता है, वो कहता है कि जी मेरे फ़लानी तरह के बाल कर दें, या मैंने ये करवाए थे बाल, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे शौहर को पसंद नहीं आ रहे, तो इसको ज़रा दोबारा वैसे ही कर दें जो पहले थे। आप उन खवातीन को क्या कहना चाहेंगी निगत? सिद्रा, मैं हमेशा लड़कियों को या जो भी खवातीन मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं हमेशा उनको ये ज़रूर बात कहती हूँ कि ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी ओपिनियन को भी आप हमेशा इम्पोर्टेंस दें, लेकिन सबसे पहले वो देखें जो आप खुद चाहती हैं। आपकी शख्सियत की जो अक्कासी है, वो आप कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, वो आपकी शख्सियत के बारे में बिल्कुल बता रही होती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप क्यों किसी के ओपिनियन को अपने ऊपर सवार करेंगे जो आपको खुद नहीं पता कि आया आप इससे एग्री करते भी हैं या नहीं। तो मेरा तो ये ख्याल है सारी खवातीन जितनी भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की, पहले अपनी चॉइस देखें, अपनी मर्जी देखें और
अपनी खुशी देखें, और उसके बाद अगर प्रेशर आता है या कोई आपको मजबूर करता है तो आप उनको कन्विंस भी कर सकते हैं, और ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहली चीज निगत, अगर मैं आपकी बात को ऐसे बढ़ाऊं कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो आपको इन टोटलिटी पसंद करे, आपको बदल के पसंद कर रहा है, अपने सांचे में ढाल रहा है, तब तो ये आपके साथ भी ज्यादती है और उस शख्स के साथ भी ज्यादती है। आई थिंक देयर इज अ वेरी क्लियर बाउंड्री जब आप किसी की पसंदीदगी के लिए कुछ करें और आपका सेल्फ एक्सप्रेशन भी रहे, यानी शौहर हजरात को भी या इन लॉज को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज अ पर्सन, इसकी अपनी नीड्स हैं, अपनी पसंद नापसंद है, और उसका भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच निगत कि आज आप हमारे साथ मौजूद थी, एंड दिस वाज अ लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन, पर इंशाल्लाह आपको किसी सीरियस सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे हैं हमारे पास प्लेथोरा है, उस पर भी जहमत देंगे इन द कमिंग वीक्स। थैंक यू सो मच। जी तलत, ये जो हम बात कर रहे थे, शौहर ने कहा तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे, वापस जाओ वही करवाओ, आप कैसे डील करती हैं उस क्लाइंट को? मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई और उनका वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो उनके हस्बैंड थे। बहुत सारी खवातीन का हाल है। वो अपने दिल में इतनी ख्वाहिशें लाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन उसके आगे एक लॉक लगा होता है और वो होता है हस्बैंड। तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि मुझे ऐसी स्ट्रीकिंग करानी है कि नज़र भी ना आए और नज़र भी आए, और मेरा हस्बैंड और मेरे ये, ऐसे क्लाइंट्स को हमें बड़े पेशेंटली डील करना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक कलर कर रही हूँ, आप यकीन कीजिएगा ऐसा बड़ा काम होता है। मैंने उनका स्ट्रैंड टेस्ट लिया, उनके स्ट्रैंड टेस्ट में मैंने 3 कलर्स लगाए, एंड आई सेंट हर होम, गेट इट चेक बाय योर हस्बैंड, गेट इट चॉइस्ड बाय योर हस्बैंड। जैसे कपड़े नहीं चॉइस कराते हैं, आपने स्वॉच बना के दिया, मैंने उनको उनके बालों में मैंने स्वॉचेस बना के दिए उनको, और मैंने कहा जाएं और जाके पसंद कराएं। उनमें से उन्होंने एक पसंद किया और वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड को ये शेड बड़ा पसंद है। सेड फाइन, सो वी शुड गो फॉर दिस। कहती है हाँ गो अहेड, कहती है हाँ फाइन, खैर और ज़्यादा ना, और ये मतलब वो मुझे टोटल अंडर प्रेशर मैंने काम किया बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, सो आई डिड इट दैट, आई डिड दैट, शी वेंट होम एंड इट वाज लुकिंग मार्वेलस, बहुत अच्छा लग रहा था। वो गई, आप बिलीव नहीं करेंगी, वो आधे घंटे में शी केम बैक एंड शी सेड माय हस्बैंड गॉन क्रेजी, और ये कह रहे पूरे बालों पे करवा लो। मैंने कहा यार मतलब व्हाट इज दिस, है ना, कि मतलब आपने इतना टाइम मेरा लिया, मैंने इतना टाइम आपको दिया, और मैंने इतनी आप पे मेहनत की, और आप वापस आई हैं क्योंकि आपके हस्बैंड को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा पूरे बालों में करा लो। यू वोंट बिलीव आई डिड इट, क्योंकि उनको शादी थी उनकी रात में फैमिली में, तो उस वक्त मुझे कराना पड़ता। कभी कभी ये हस्बैंड्स जो है ना, वो हम लोग हस्बैंड्स को ना हस्बैंड्स रहना चाहिए, स्टाइलिस्ट नहीं बनना चाहिए। तलत, दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बट आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे साथ मौजूद रही। आज हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग को तो छेड़ा है, बट इंशाल्लाह ताला वी मस्ट कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन लेटर ऑन इन द वीक्स टू कम, राइट। और अभी तो आपसे वेडिंग सीजन की बात की है, 2019 के क्या ट्रेंड्स होंगे ये भी प्रिडिक्टिवली हम लेटर पूछेंगे, बट ऑल दैट एंड मोर इन जनवरी। आज के लिए आने का बहुत बहुत शुक्रिया तलत। आप सबसे भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं गला भी सही कर लेती हूँ, और उसके बाद वापस आके हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो कहा जाता है कि एक इंसान में पूरी कायनात समाई हुई होती है। अगर आप अपने आप को देखें तो आपको अपने मसाइल, अपने इश्यूज़ के बियॉन्ड कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन वाकई अगर नज़र दौड़ाएं पूरी दुनिया में तो एक आबादी का एक्सप्लोजन है। आप अगर कहीं भी भी ट्रैवल करें, ख़ास तौर पे किसी एयरपोर्ट से गुजरें, किसी रेलगाड़ी के पास अगर रेलवे स्टेशन पे आप पहुँचेंगे तो एक आपको जमे गफ़ीर लोगों का नज़र आएगा। एंड ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए इसलिए भी सच है क्योंकि हम दुनिया का आबादी के लिहाज से 6वां या 7वां मुल्क तस्वुर किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सर्वे को देख रहे हैं। और जो आने वाले दिनों में इस नंबर का बढ़ना है वो बहुत ही परेशान कुन है, क्योंकि आज भी आप ये देख सकते हैं कि वसाइल की कमी है और मसाइल की ज़्यादती है। लोग ये भी कहते हैं कि इन बच्चों को आपने ना सिर्फ ये कि इनकी खुराक का तयन करना है, इनका एक सिमत इनको देनी है, इनको तालीम देनी है, फिर इनको रोज़गार भी देना है। ये किसी भी मईशत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसी हवाले से हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया इस्लामाबाद में, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मौजूद थे, और यहाँ पे बहुत सारे वुज़रा, बहुत सारे एम्बेसडर्स मौजूद थे, और वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई, वो हम आपको एक नज़र दिखाते हैं। Resources are limited and the people to consume the need is infinite
alarming population growth perhaps should have been the disastrous effect of the population growth in Pakistan. हमें population को control करना है इसलिए कि ये पाकिस्तान की बका की एक अलामत। ये जो population growth rate है ये linked है, ये एक माशरे के अंदर बीमारियों की वजह से आज हम ये उसका एक प्रोडक्ट ये है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। हमें अपने बच्चों को स्कूल के अंदर अब पढ़ाना पड़ेगा पॉपुलेशन क्या, फैमिली प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, एनवायरनमेंट क्यों होनी चाहिए, दरख्त क्यों लगाने चाहिए। जी जनाब, रिपोर्ट आपने देखी और ये इवेंट एक दफ़ा फिर हमारी तवज्जो इस बहुत ही अहम सब्जेक्ट की तरफ लेके आ रहा है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी एक सवालिया निशान है। हमें बहुत सारे हवालों से तैयारी भी करनी है, लेकिन एक तरह से जिम्मेदारी बतौर माशरा भी हम पे आयद होती है। अगर आपको याद हो 90 की दिहाई में इलेक्शन यानी इस तरह की कैंपेन्स चला करती थी कि जी आबादी को कम कीजिए, बच्चे दो ही अच्छे, और उसके बाद ऐसा लगता है कि हमने इस इशू को बिल्कुल छोड़ दिया। यहाँ तक कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ में 20 साल तक सेंसस ही नहीं किया गया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी, क्या सूरत हाल थी। कोई भी मुल्क अगर प्लानिंग करता है, अगर आप अपने घर में भी प्लानिंग करते हैं, महीने का राशन डलवाते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे कितने लोग बसते हैं, कितने लोगों का खाना तैयार करना है, कितने लोगों की ज़रूरत की चीज़ लेके आनी है। जब एक मुल्क के पास 20 साल तक सेंसस ही ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि 1998 में सेंसस किया गया, फिर साल 2017 में 20 साल के बाद सेंसस हुआ, और उस पर भी लोगों के सवालिया निशान थे कि जी कई जगह हम शायद अंडर पॉपुलेशन हमारी शो की गई है, डिपिक्शन सही नहीं है। बहरहाल इस बात से कतई नज़र पाकिस्तान में इस वक्त की आबादी 20 करोड़ से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है, और आने वाले दिनों के लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ख़ास तौर पर प्लानर्स के लिए। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमने दावत दी अपने साथ, और उनसे भी हम सवाल यही करना चाहेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप क्या हैं कि इस वक्त जो हुकूमत ने और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट हम पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से देखेंगे? अपने यानी अहमियत का ये मसला जो है इतना संगीन, इतना अहम, जो पहले मेरे ख्याल से अब काफ़ी अरसे से, मैं कहूँगी 20 या 25 साल से इसको इस तरह की अहमियत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, और ममालिक जो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आगे जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की यानी जब CCI जैसी मीटिंग में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस हो गया, तो ये अब प्रोविंसेस भी, सूबे भी हमारे बहुत सीरियस हैं। आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर्स एटलीस्ट 2 प्रोविंसेस के थे वहाँ, तो सूबे भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और हमारी यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी बहुत। तो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत अच्छी बात, ये जो इन्होंने सिर्फ अलार्म रेज़ किया, अब गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है इसको आगे ले जाना और इम्प्लीमेंट करना जो रिकमेंडेशंस हैं। इस वक्त जैसे हम देख रहे हैं कि फोकस डैम्स बनाने पे है, यानी बात की जा रही है कि प्लानिंग क्या होगी आने वाले दिनों के लिए, क्या पानी, रोज़गार, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हम तैयार भी हैं। इस हवाले से एक बहुत अहम सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि पहली दफ़ा हम जो रेशो है पॉपुलेशन का उसमें भी काफ़ी बदलाव देख रहे हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे लोग देही इलाकों में रहते हैं, हमारी रूरल पॉपुलेशन है, लेकिन ये जो शिफ्ट अर्बन पॉपुलेशंस की तरफ हो रहा है, क्या ये भी हमारे लिए परेशानी का बायस होना चाहिए? ये सारी जो ख्यालात, जो तजवीज़ थी, ये डिस्कशन 30 साल पहले होता तो वाकई हम कहते कि हम प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं और हम यानी पहले मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। अब माजी का अफसोस कर सकते हैं कि हमने क्यों नहीं ये किया, डैम्स क्यों नहीं बनाए। आबादी की ज़्यादा हम अगर आगाही ये फैलाते कि फैमिली प्लानिंग के बारे में जो अब बातें हुई हैं, तो हमारे जो यानी आबादी का साइज़ होता, उसकी जो क्वालिटी, यानी जो बच्चे जो जिनको एजुकेशन में नहीं मिल रही, आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन, वो कम होते। जो लोग गुर्बत में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते, करोड़ों में फ़र्क पड़ता। तो आपकी बात सही है कि देही इलाकों में ज़्यादा शायद तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इसका असर है, पानी का भी और आबादी के बढ़ने का। मगर तो
ये डैम्स का जो इशू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर एक सोच बदलने का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ हमारे जो कल्चरल ट्रेंड्स हैं, जो हमारे माशरे में रिवायात मौजूद हैं, शायद वो भी इस मसले को मज़ीद बढ़ा रही हैं। मिसाल के तौर पे कम उम्री की शादी, क्या आप समझते हैं कि कम उम्री की शादी की वजह से भी ये मसला और बढ़ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि द एज ऑफ फर्टिलिटी इज़ मच लॉन्गर। एवरेज साइज़ अभी भी फैमिलीज़ का जो कहा जा रहा है तकरीबन 3 से 4 बच्चे हैं, और ये हम जब एवरेज की बात करते हैं तो पाकिस्तान के कई इलाकों में फैमिली साइज़ 6 to 8 किड्स का भी है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या माशरे में तब्दीली या बदलाव आ रहा है? सदरा, मैं समझती हूँ कि ये जो कम उम्र की शादी है ना, जो हमारी स्टेटिस्टिक्स हैं वो दिखा रही हैं कि जो एज ऑफ मैरिज है ख़ास तौर पे लड़कियों की, वो बहुत बढ़ गई है। बल्कि एक और मसला है कि हमारी जो शादियाँ, आप ज़ाहिर है ये सही है कि कम उम्री में शादी होती है, और देही इलाकों में और जो दूर यानी हमारे जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में, मगर आप शहरों में देखें और इवन ज़्यादातर यानी अक्सरियत में जो है वो लड़कियों की शादी 18 साल के बाद ही हो रही है। बल्कि वो जो एवरेज है, म्यार है, वो हमारी जो स्टेटिस्टिक्स दिखा रही हैं वो तो 20 के बाद है। मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि इसके अंदर जो एक सेंसिटिविटी आती है, मामले की नज़ाकत ये है कि हमारे माशरे में इसको बड़ा मायूब समझा जाता है कि फ़ैमिली साइज़ के हवाले से बात की जाए, क्योंकि एक सोच ये भी है कि हर आने वाला अपना रिस्क खुद लेके आता है। इस सोच को हम किस तरह तवज्जो दिला सकते हैं इस बात के ऊपर कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन मुल्की मसाइल में, हमारे समाजी मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा कर रही है? हम ये कह रहे हैं कि जो माँ और बच्चे की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है वक्फा बच्चों में, ये रोकने की बात कर ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप इतने बच्चे वक्फा हो बच्चों में ताकि सेहत, माँ और बच्चे की सेहत प्रोटेक्ट हो, और इतने बच्चों जो आप उनको अच्छी तरह से ज़िम्मेदारी से उनको बड़ा कर सकें, उनको तालीम दे सकें, सेहत फराहम, और स्टेट भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का, और यकीनन ये आपका, मेरा, हम सब का मामला भी है, हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट भी करता है, और आने वाले दिनों में भी हम इस हवाले से बात करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, और अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन लाइंड अप, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट सेगमेंट, माय फेवरेट सेगमेंट, यानी मिलो पाकिस्तान से। आमतौर पे हम बात करते हैं उन पाकिस्तानियों की जिनके जहन में कोई विजन था, दिल में कोई ख्वाब था, और फिर उन्होंने सोचा कि चाहे कोई भी रुकावट आए, मुझे इस ख्वाब को पाना है और उसको हकीकत बनाना है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा काबिल तहसीन वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए भी ऐसे मौके क्रिएट करें, एंड आई थिंक दैट इज़ द एंटरप्राइजिंग स्पिरिट दैट वी मस्ट एक्नॉलेज। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी ही एंटरप्राइजिंग यंग पर्सन से जिनका ताल्लुक केपी से है, और उन्होंने भी एक अपॉर्चुनिटी को सोचा, देखा कि क्यों ना केपी में ख़वातीन के लिए T20 लीग अरेंज की जाए। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि एक ऐसा कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल माशरा जहाँ पे अक्सर लड़कियों को बाहर निकलना उनका मायूब समझा जाता है, उनके लिए मुश्किल है कि वो अपने फेवरेट स्पोर्ट को परसू कर सकें। लेकिन जनाब, लव फॉर क्रिकेट तो मेरे ख्याल में ना ये देखता है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो इसको पसंद करती है। तो आइए देखते हैं इनके हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट जिसमें कैसे आया ये ख्याल, और ख़ास तौर पे ये भी कि पूरे पाकिस्तान से 170 फीमेल क्रिकेटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्या वो समा था, आइए उसको देखते हैं एक नज़र। मुल्क की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में पहली ख़वातीन T20 लीग, जिसका कामयाब इनेकाद कराया पेशावर से ताल्लुक रखने वाली सदफ खान ने। T20 लीग में मुल्क भर से टीमों ने शिरकत की। सदफ खान KPK की वो पहली खातून हैं जिन्होंने अपने सूबे में ख़वातीन के लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे ये तारुफी पैकेज जिसमें फर्स्ट केपी विमेंस T20 लीग का जिक्र किया गया। इसको अरेंज किया सदफ खान ने, जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हैं, और ये कैसे उनको आइडिया आया ये उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सदफ। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, और आज पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मुझे आज मौका दिया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ मिलती हैं, ख़ास तौर पे इट वाज़ अ वेरी यूनिक आइडिया। हम अभी बात यही कर रहे थे, लेकिन मुश्किलात भी आई होंगी। थोड़ा बताइए कि इसको ऑर्गेनाइज़ करने में, अपने साथ अपनी तरह की सोच के लोगों को साथ मिला के चलने में, स्पॉन्सर्स तलाश करने में आपके लिए मुश्किल था ये? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और जैसे कि हम बात करें केपी की और फिर पेशावर की, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, यहाँ की सोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो लोगों को अपनी सोच में मिलाना, क्योंकि हर एक बंदा अपने एक नज़रिए से सोचता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है। फिर ये होता है कि किसी को बताना कि ये मेरा आइडिया है, मैं इस पर काम कर रही हूँ, किसी को कन्वेंस करना इतना मुश्किल होता है। लेकिन जब इरादे पक्के होते हैं और जब अल्लाह पे यकीन कामिल होता है और ख़ुद पे एतबार होता है, ख़ुद पे एतमाद होता है, यकीन होता है, तो यकीन माने कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल। सदफ, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि काफ़ी वक्त लगता है इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में। 170 प्लेयर्स पूरे पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें कुछ पीसीबी के प्लेयर्स भी थे, कुछ बिल्कुल न्यू प्लेयर्स थे। लेकिन हर ऐसे लीग की, हर ऐसे टूर्नामेंट में कोई दरियाफ्त ऐसी होती है जिसके बाद जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो कहते हैं बस जी पूरी मेहनत वसूल हो गई, ये शख्स हमने इस टूर्नामेंट में इसको डिस्कवर किया है। आपके लिए ऐसी वो कौन सी प्लेयर्स थी? बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स मेरे लिए तो सब बराबर थे, और मैं खुश होती थी जब उनका इतना ज़्यादा टैलेंट था लड़कियों में कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जो यहाँ पे लोग आते थे वो देखते थे तो वो खुद हैरान होते थे कि बच्चियाँ जब घरों में होती हैं तो किसी को, पेरेंट्स को भी यकीन नहीं होता। इसमें कुछ ऐसे लड़कियाँ थी, टॉप 25 लड़कियाँ जो हमने सेलेक्ट की है। उसमें कुछ बच्चियाँ ऐसी है जो पहले से क्रिकेट खेलती आई है, लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी है जो क्रिकेट कभी नहीं खेली। इसमें एक मदीहा लड़की थी जो मर्दान से है, और एक मदीहा लड़की जो चारसदा से ताल्लुक़ रखती है। दूसरी जमाइमा हमारे लंडी कोतल जो कि फाटा के इलाका है, और वहाँ के लोग बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी लड़की बाहर जाए, बात तक नहीं करने देते। लेकिन जमाइमा एक ऐसी बच्ची थी जिन्होंने प्रूव किया कि हाँ वो आई और वहाँ पे पार्टिसिपेशन सिर्फ उन्होंने की। इसके अलावा मारिया एक बच्ची थी जो क्रिकेट की शौकीन थी, और यहाँ की एक आयशा नामी लड़की है, पेशावर से ताल्लुक़ रखती है। बलूचिस्तान की टीम जो थी उसमें कुछ बच्चियाँ ऐसी थी 3-4 कि वो टॉप प्लेयर्स रही और अपना भी नाम रोशन किया। और इस टूर्नामेंट के ज़रिए उन्होंने प्रूव किया कि वाकई में टैलेंट सिर्फ मर्दों में नहीं होता, किसी ख़ास तबके या ग्रुप में नहीं होता, लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। और हम ख़ास तौर पे सराहना चाहेंगे सदफ आपकी और आपकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम की जो इसमें मेहनत रही है। बिकॉज देखें, अपने लिए ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म इकट्ठा करना जिसके ज़रिए, आपके ज़रिए इतनी सारी लड़कियों ने अपने टैलेंट को लोगों के सामने लेके आया। मीडिया के तौर पर हमारी ये कोशिश रहती है कि इसको ज़रूर हाईलाइट करें। आपसे पूछना चाहूँगी कि हम में से अक्सर लोग कुछ नया करने से घबराते हैं, ये सोच कर के जी बैकलैश आएगा, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे। तो जब आप ये ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और आपने जिस तरह ख़ुद बताया कि बड़ी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी है, आपके जहन में इस तरह के ख़दशात थे? इस तरह के ख़दशात जो है वो होते हैं, लाजमन होते हैं। अगर कोई बंदा कोशिश भी करे कि नहीं ऐसा मैं नहीं सोचता और मैं बिल्कुल पॉजिटिव, तो ऐसी कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है जिनको हमने साथ लेकर चलना होता है। लेकिन उसको कैसे जो है हमने कम करना होता है। तो सबसे बड़ी ये जो एक काविश थी मेरी, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव चीज़ें काफ़ी मिली, लोगों ने बहुत तनकीद की, यहाँ तक मुझे तंग किया कि उन्होंने बिल्कुल मुझ पे जीना ही हराम कर दिया कि नहीं ये लड़की ना तो ये लीग खेलेगी, ना घर से बाहर जाएगी, कुछ नहीं। जो प्लेयर्स थे उनको डराया धमकाया, उन पे बैन लगाने की कोशिश की कि आप मत जाए इस लीग में, मत खेले। लेकिन जब नीयत साफ़ होती है और मंजिल आपको दिख रही होती है और आप उन चीज़ों को देखिए, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव लोग बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगी कि वो नेगेटिव लोग जब आपके पीछे बोलते हो, आपके सामने जब आते हैं तो वो कतराते हैं, उनके पास ना तो आपके खिलाफ कुछ ऐसा ठोस सबूत होता है और वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम वो खुद नहीं कर सकते। उन लोगों को भी इस लीग में मैंने शामिल किया जो मेरे खिलाफ बोलते थे। मैं उनके पास गई, मैं बैठी, मैंने कहा जहाँ जहाँ पे आपको कोई कमी नज़र आ रही हो या कोई ऐसी नेगेटिव बात, आप मुझसे वो बात शेयर करें। हम इसको एक तरह से ज़हन साजी का अमल कह सकते हैं ना।
सदफ, इसको एक तरह से जहन साजी का अमल कह सकते हैं कि आपने लोगों को कन्विंस किया, उनको अपने साथ मिलाया, लेकिन जब आप उनकी बात सुनती थी, जहां हमारे माशरे में ये सोच पाई जाती है कि लड़कियों को बस आप घर में रखें, उनको बाहर ना निकलने दें, खेल कूद उनके लिए अच्छा नहीं है, उसकी उनके पास क्या रीज़न होती है, क्या वजह है कि बच्चियों को, यंग लड़कियों को वो खेलने कूदने नहीं देते, किसी स्पोर्ट्स को बाकायदा फॉलो नहीं करने देते, अपने पैशन को फॉलो नहीं करने देते? सबसे बड़ी वजह मैं ये बताऊंगी कि लड़कियों को जो मसला होता है वो जो पेरेंट्स है या मुआशरा है वो एक चीज़ में तोड़ती है। मतलब वो कहते हैं कि इनके लिए फिर रिश्ता नहीं आएगा, बाहर मर्दों के साथ बैठकर बात करेंगी, लोग इसके किरदार पे। आजकल जो सबसे बड़ा एक ट्रेंड मैं समझती हूँ वो बन गया है, वो ये है कि जब भी कोई लड़की बाहर निकलती है तो कोई अगर कुछ नहीं कर सकता तो इसके इज्जत के पीछे एक दो बात कहकर उसको जो है बदनाम कर देता है, तो उसके पेरेंट्स फिर नहीं चाहते कि वो आगे जाए। लेकिन जब पेरेंट्स आप पे एतमाद करते हैं और वो खुद, एक लड़की खुद पे एतमाद करती है और अपने टैलेंट को यूज करती है, तो मेरे ख्याल से ये सब बातें जो है वो पीछे रह जाती है। लेकिन आपके तवज्जुह से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जहाँ वो पेरेंट्स, जहाँ वो फैमिलीज अपनी बच्चियों को ट्रस्ट करके बाहर भेजती हैं, आई थिंक हम सबको अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है। आपने जैसे कहा कि दो बातें करके किसी को बदनाम करना बहुत आसान है, किसी की किरदार कशी करना बहुत आसान है, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका दूसरे की ज़िंदगी पे, कितने मनफी असरात आप पूरे माशरे पे लेके आते हैं, ये मेरे ख्याल में हर एक को सोचने की ज़रूरत है। कोई मैसेज देना चाहेंगी सदफ बिफोर वी बेग लीव? मैसेज ये देना चाहूँगी कि जब ये लीग मैं शुरू कर रही थी तो इसमें कुछ ऐसी टीमें थी, जैसे कि मैं बलूचिस्तान की बात करूँगी, इसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, वो आए, उन्होंने प्रूव किया अगर हम लोग एक दूसरे का साथ दें तो हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, आजकल के गवर्नमेंट या इमरान खान साहब यही कहते हैं कि लड़कियों को या जो हमारी ख़वातीन हैं उनको मौका देते हैं वो आगे आए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हमें एक दूसरे के साथ मिलना होगा। अगर हमने पाकिस्तान को चेंज करना है, इस मुआशरे को चेंज करना है, पॉजिटिव चेंज लाना है, तो एक दूसरे का साथ देना होगा और एक पॉजिटिव सोच जो है वो डेवलप करनी होगी, ताकि जो कंट्रीज़ है बाहर की वो हमारे साथ ट्रेड करे, वो हमारे साथ तिजारत करे, और इन नेगेटिव चीज़ों को हमने भूलना होगा। तो स्पोर्ट्स या इसके अलावा जो दूसरे पुरअमन ऐसे स्पोर्ट्स है या इसके अलावा एक्टिविटीज़ है उनको प्रमोट करना होगा। सदफ, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू हैव पॉजिटिव पीपल लाइक यू ऑन माई शो। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ आप मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। और यकीनन ये मेरे ख्याल में एक ओपनिंग, आई ओपनिंग मोमेंट है फॉर ऑल द पीपल, जो ख़ास तौर पे हम एक डब्बों में बांध देते हैं ना, हम समझते हैं कि जी पेशावर में लोग इस तरह के, कोयटा में लोगों की सोच ऐसी है। हर माशरे में, हर तबके में, हर शहर में पाकिस्तान के ना सिर्फ टैलेंट मौजूद है बल्कि टैलेंट को सराहने वाला, टैलेंट को प्रमोट करने वाले लोग मौजूद हैं। तो इसलिए इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को इसी तरह प्रमोट करते रहें, उनको लेके आगे चलते रहें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। है लास्ट ईयर खास तौर पे, मेरे ख्याल में आप एजेंडा पुश करती होंगी। ये कुछ लास्ट ईयर के बाद ज़्यादा हो गया कि अब माशाल्लाह बेटा बड़ा हो रहा है, अब वो अपने ओ लेवल्स ए लेवल्स में आ रहा है, तो ये होता है कि कम से कम कहीं ये ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली रोल मॉडल तो फादर ही होते हैं बच्चों के, तो वो मुझे ये होता है कि कहीं ये ना हो कि किसी दिन खड़े होकर बताएं कि भाई मुझे भी इसी पॉलिटिक्स में जाना है। आप कैसे रोकेंगी? यानी अब इस पे कैसे कंसेंसस हो गया ज़ाहिर भाई? आपकी दफ़ा तो आपने शर्त मनवा ली कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा, इन्होंने अगर इस बात पे रोक लगा दी कि बच्चे नहीं जाएंगे भाई सियासत में। लेकिन अब मैं, जैसे इन्होंने कहा, हर बाप को होना चाहिए। मैं अपने बच्चों का और बेटी का भी, मतलब उनका एक आइडियलिज्म है मुझे देखकर कि वो मेरी स्टडी, उन्होंने मेरी जो स्ट्रगल है पूरी, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ स्टडी की, ख़ास तौर पे जो उनकी दादी हैं वो, उन्होंने तो मेरा ख्याल है मेरी क्लास 1 से लेकर सारी स्टोरीज सुना दी है मेरे बच्चों को। सही कि 1 में क्या था, 2 में और 5th में, और सारी शरारतें कैसे आया, ये शऊर कैसे बेदार हुआ, ये पैशन कैसे, सवालात उनके बहुत हैं कि बाबा ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मिडिल क्लास को मजीद पावरफुल करने के लिए रिसोर्स वाइज, इनकम वाइज, इसीलिए तो कायम की गई है एमकेम। इसलिए नहीं बनी है कि गरीब आदमी जो है ना वो एक दिन भीख मांगने शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। लोअर मिडिल क्लास पे आए, मिडिल क्लास सेमी एलीट पे जाए, एलीट और आगे जाए। हमें तो इस मुल्क के
ग्राउंड पॉलिटिक्स की मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने की स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, जिसमें आप कहें कि जो ऑब्जर्व्ड ऐसे एरियाज हैं जिनको आप नहीं लाते या किसी गिनती में ही शुमार नहीं करते, और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से भी आप ये देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चंक इलीगल इमिग्रेंट्स का है। अब ये आए तो बेचारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे, रेफ्यूजीज़ थे, लेकिन इतने अरसे ये पाकिस्तान में रह चुके हैं, कराची में रह चुके हैं, इनके यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, इनको नेचुरलाइज नहीं किया गया। तो देयर आर सो मेनी, इट्स अ प्लेथोरा ऑफ इशूज़। इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद ख्वाजा इजहारुल हसन और उनकी अहलिया सादिया भाभी। हम बात कर रहे हैं कराची के मामलात पे भी, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज़ इट लाइक टू हैव अ पॉलिटिशियन, एन एक्टिव पॉलिटिशियन इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। उससे फैमिली लाइफ पे कितना असर पड़ता है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो अभी आपको देख रहे हैं, जो इंस्पायर्ड हैं, आइडियलिस्टिक हैं, शायद इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो आपने जिस तरह इशारा दिया सादिया भाभी के मुश्किलात बहुत हैं, किस किस्म की मुश्किलात आप कहेंगी? कि एक तो सिक्योरिटी खदशात आप समझती हैं? सिक्योरिटी इशू सबसे ज़्यादा तो सिक्योरिटी इशू होता है। और बस जब आप निकल जाते हैं और आप आम आवाम में भी मूव करते हैं तो उस वक्त तो ये नहीं होता कि आपके पास हर वक्त 4-4, 6-6 गार्ड्स हैं। आप जब पब्लिक में मूव कर रहे होते हैं तो हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन होती है, फिर कोई टाइम नहीं है। कभी आप रात में जा रहे हैं, कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया तो वहाँ आपको पूरी रात भी खड़ा होना पड़ता है। तो सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सारे होते हैं। सादिया भाभी, इस बारे में क्या कहेंगे कि चले ये तो एक डायरेक्ट एक सिक्योरिटी ख़दशा है ना कि खुदा न खास्ता जान और माल की हिफाजत अल्लाह ताला करने वाला है, लेकिन जो इस फील्ड के बारे में बार बार कहा जाता है, आजकल हमारे वज़ीर आज़म साहब भी इस बारे में बड़े मशहूर है, यू टर्न, कि अभी दोस्ती हुई फिर अचानक बगल में छुरी भी है। तो इससे आप ये जो दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं सियासत की फील्ड में, इससे आप घबराती हैं? मैं नहीं घबराती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि इजहार जो है वो खुद माशाल्लाह खुद बहुत। लेकिन आपका पर्सनली कभी आपको गुस्सा आता है कि ये तो आपके दोस्त है, ये आपके बारे में ऐसे बात कैसे कर सकते हैं, जब ये आप गर्मा गर्मी देखें अगर टेलीविजन पे? कभी कभी जो है वो, क्योंकि पीछे स्क्रीन के बैक ऑफ द स्क्रीन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत के डिनर्स हो रहे हैं, बात हो रही है, जा रहे हैं, कोई अपने घर गेट टुगेदर पे बुला रहा है, डिनर्स पे बुला रहे हैं, और जो है वो कोई हमारे घर आ रहा है, लेकिन स्क्रीन पे आगे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अपोजिट, कि दो धारी तलवार आपके हाथ में है और टीपू सुल्तान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात तो मैं आपसे इनकी स्पीचेस के हवाले से भी पूछना चाहती हूँ, बड़ी गर्मजोशी से, बड़ी मेरे ख्याल में ज़ोर खिताबत तो है ही, लेकिन आप देख के इनको ये मुख्तलिफ रूप होता है जैसे ये घर में इनको आप देखती हैं, या आप कहती हैं कि घर में भी हम तकरीरें सुनते ही रहते हैं इनकी? नहीं, घर में तकरीरें नहीं सुनते हैं, कोई तकरीर नहीं, घर में हम तकरीरें नहीं सुनते, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो ताकि जरूर है, घर में पॉलिटिक्स नहीं। लेकिन घर में भी इनका रोल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या होम मिनिस्ट्री इनके पास है? नहीं, होम मिनिस्ट्री तो मेरा ख्याल इनके पास नहीं है, आप ही के पास ही है। लेकिन जो है वो नहीं, बिल्कुल घर में कोई पॉलिटिक्स की बात, अब वो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो कोई चीज़ उनके जब माइंड में आती है तो फादर से डिस्कशन होता है। हाँ। या मेरी मदर इन लॉ को बहुत शौक है, वो भी इज़हार बहुत कम, जो उनको समझाने की बात होती है बस वो समझाते हैं, वरना पॉलिटिक्स घर से बाहर ही रहती है। लेकिन ये एक मिजाज का हिस्सा बन जाते हैं ना इज़हार भाई, जब आप अपोजिशन कर रहे होते हैं, घर के कितने मामलात पे आपने फॉरगो किया हुआ है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद ही उसका डिसीजन ले लें? ऐसे ही है, देखें बहुत ही सुकून का जो लम्हात होते हैं ना वो होते हैं व्हाइल यू आर एंटरिंग इन योर होम। यस, ठीक है ना। अगर आप उस सुकून के लम्हात में भी अपने बच्चे, वाइफ या वालदा, इनके पास बैठकर आपने अगर सियासत या और व्हाट्सएप देखने तो फिर तो घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर बाहर ही बैठे रहें और पार्टी ऑफिस में। तो मैं घर जाने के बाद मोबाइल दूर भेज देता हूँ और उसके बाद कोई पॉलिटिक्स नहीं। फिर हम खाना खाएं, जल्दी पहुँच गया तो डिनर कर लें या ब्रेकफास्ट, संडे का ख़ास तौर पे
ब्रेकफास्ट। अच्छा, जो आपकी अपनी आदत होती है एक चीज़ को लीड करने की, और फिर उसके बाद ऐसी बात है उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि उस रोल से स्विच ऑफ करके घर जाना, घर में एक फैमिली लाइफ में एंटर होना, लेकिन यू वर द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब फिरदौस शमीम साहब माशाल्लाह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनकी क़यादत में उनके साथ बैठना, उनका हामी होना, ये एक्सपीरियंस कैसा है ज़ार भाई? देखिए, अभी तो साथ बैठे हैं। अच्छा। और अभी तो शुरुआत है, और अभी उन्होंने भी ऐसे कोई, ज़ाहिर है वो नए हैं, अभी उनको बहुत कुछ अभी समझना है, चीज़ें उन्होंने भी गिरफ्त में लेनी, लेकिन जैसा कि मैं उन्हें पहले से जानता हूँ और जैसा कि PTI के तमाम वज़रा का एक अपोजिशन का एक रोल रहा है जी, तो मेरी तवक्को उनसे बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन यही होगी कि वो मुझसे ज़्यादा एग्रेसिव रोल करें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों नहीं। तो फ़िलहाल तो वो मेरे ख्याल शायद अभी समझ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर फर्स्ट टाइम में हमें चांस भी देना चाहिए, लेकिन महीने 2 महीने तक मुझे उम्मीद है कि वो। लेकिन आमतौर पे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा तनकीद PTI के मिनिस्टर्स पे, लोगों पे यही आती है कि जी इनका मिजाज अभी तक वाहिद ऑपोजिशन वाला है। तो ये तो वाहिद जगह है सिंध कैबिनेट, सिंध पार्लियामेंट, जहाँ पे उनके पास ये मौका है कि ऑपोजिशन करें, लेकिन बाकी जगह तो उनका मिजाज अभी भी मुखालिफ तो आज भी ऑपोजिशन में ही है। अच्छा, आप क्योंकि इन मामलात को समझते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के 100 दिन की परफॉर्मेंस को आपने कैसे देखा और उनमें कोई तब्दीली आपको नज़र आई? देखिए, एक चीज़ तो उनकी स्पीच में बिल्कुल ठीक है कि उन्हें अपनी कैबिनेट में बहुत चेंज करना है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है पॉपुलरिज्म के तहत तो आ गए, लेकिन जो रियलिज्म और गवर्नेंस के इशू हैं उनसे वो बहुत नाबलद हैं। सही। तो उन्हें चेंज तो करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इस 100 दिन में यही एक खामी रही कि 100 दिन की जो हाइप थी वो उस तरह से हिट नहीं हुई। सही। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की बेसिक स्ट्रेंथ उसकी टीम होती है। बिल्कुल। और टीम ही से उसका विजन और डायरेक्शन पता लगता है। प्राइम मिनिस्टर का तो विजन है, लेकिन डायरेक्शन हमें नहीं मिल पा रही कि डॉलर अगर नीचे आएगा तो वो किस ग्राफ में और किन किन कंडीशंस पे, वो इंडिकेटर्स क्या होंगे जिसकी वजह से डॉलर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो कम करना है या किस हद तक बढ़ना है और कहाँ जाकर उसने डिक्रीज होना है। और अक्सर हवाला दिया जाता है 100 डे प्लान का, वो 100 डे प्लान थोड़ा सा फ्लूइड भी था, यानी ऑफ कोर्स इंसान उसमें मार्जिन रखता है, सब चीज़ें रखता है, लेकिन शायद ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि अगर उसमें आप बिल्कुल ठोस चीज़ों की कुछ बात करते हैं और कहते हैं एग्जैक्टली कि ये इनके अलावा कोई और इंडिकेटर्स को ना देखें। इस वक्त हम थोड़े से कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि मीडिया अपनी 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 बातें कर रहा है। लेकिन आपने कैसा पाया उनकी पहली मीडिया इंटरेक्शन को आफ्टर 100 डेज? मेरा ख्याल है कि उन्हें मजीद कुछ दिनों में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, एक और मीडिया इंटरेक्शन बिल्कुल करना पड़ेगा। मीडिया इंटरेक्शन करना, बहुत सारे सवालात जो है ना वो उसमें तशनीगी रह गई है जी। और शायद मैं समझता हूँ कि खान साहब ने भी शायद उसे एज ए प्राइम मिनिस्टर मसलहतन जवाब नहीं दिए। सही। तो मेरे ख्याल है कुछ वर्किंग बैक पे हो रही है। अच्छा, और अगर यही बात मैं MQM के हवाले से भी कहूँ कि अब नाउ यू आर पार्ट ऑफ द एक फेडरल सेटअप में आप हिस्सेदार हैं, उनके साथ कोएलिशन